Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CFRL Financial Reporting Classes. लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने जो स्पेशल एडजस्टमेंट्स थे वो करा था। स्पेशल एडजस्टमेंट्स कौन सा था? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में क्या किया था? असेंबल्ड वर्कफोर्स से स्टार्ट किया था, आई गेस। हाँ, असेंबल्ड वर्कफोर्स से स्टार्ट किया था और साथ साथ में उसके फ्यूचर सर्विसेज भी। तो असेंबल्ड वर्कफोर्स कुछ नहीं है। अगर कोई एम्प्लॉइज, जैसे एक्वायरी के कोई एम्प्लॉइज है, वही एम्प्लॉइज कौन किस पे एक्वायरर के बुक्स में कंटिन्यू कर रहा है, एक्वायरर के बिजनेस में आफ्टर एक्विजिशन कंटिन्यू कर रहा है। तो उस केस में ये जो असेंबल्ड वर्कफोर्स है ना, इसको आइडेंटिफाइबल जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज है वैसा हम नहीं मानेंगे और इसका जो इम्पैक्ट है ना वो गुडविल पे नहीं आएगा। एक वो देखा था। देन फ्यूचर सर्विसेज इन द सेंस कोई भी सेम एम्प्लॉइज कंटिन्यू कर रहे हैं एक्वायरर के साथ। एक्वायरर क्या है? इन फ्यूचर पेमेंट दे रहा है, राइट? एम्प्लॉइज को जो है ना वो पेमेंट दे रहा है। पेमेंट दे रहा है तो फिर उस केस में हम क्या मानेंगे? उसको रेम्यूनरेशन मानेंगे और रेम्यूनरेशन मान के पीएनएल में डालेंगे। उसके ऊपर गुडविल के ऊपर, यानी गुडविल या बार्गेन परचेज जिसे हम कंप्यूट करते हैं ऑन द एक्विजिशन डेट, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। देन क्या देखा था हमने? डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स देखा था। डेफर्ड टैक्स का जो डिटेल इंडिया से इंडिया 12 है, राइट? इंडिया 12 है जहां पे नॉर्मली हम पूरा जो प्रोविजन है इंडिया 12 में पढ़ेंगे। बट इन केस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन कुछ प्रोविजंस यहाँ पे अप्लीकेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्वायरर ने एक्वायर किया एक्वायरी को, पीपी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को, और जो भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज है हम फेयर वैल्यू में टेक ओवर करते, राइट? अब फेयर वैल्यू में टेक ओवर किया तो फिर एक्वायरी का जो कैरिंग अमाउंट भी होगा, राइट? एक्वायरी का कैरिंग अमाउंट भी होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस जो भी है ना उसके लिए हम क्रिएट करते हैं डेफर्ड टैक्स, राइट? और डेफर्ड टैक्स का मैंने एग्जांपल भी दिया था कि अगर समझो फॉर एग्जांपल असेट इतना है, असेट को क्या कौन से पार्ट को हम क्या मानेंगे? टैक्स बेस। कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस मानेंगे, फेयर वैल्यू को अकाउंटिंग बेस मानेंगे, और हम डीटीए और डीटीएल कैसे क्रिएट करेंगे वो सीखा था लास्ट लेक्चर में। चलो आगे एक और देखा था, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है तो फिर 105 के हिसाब से हम डील करेंगे। 105 के हिसाब से नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कुछ है या रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, यानी क्या एक्वायरी के पास रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, वो कौन ले टेक ओवर कर रहा है? एक्वायरर टेक ओवर कर रहा है। तो फिर उस केस में उसका अकाउंटिंग कैसे होगा? वो एज पर इंडियाज 12, जो भी इंडियाज 12 के हिसाब से जो भी होता है, जैसे होता है वो हम इंडियाज 19, 12 नहीं सॉरी 19, इंडियाज 19 में होता है, वही सेम टू सेम हम क्या करेंगे? कौन एक्वायरर करेगा? यानी क्या? एक्वायरी की बुक्स में रिटायरमेंट बेनिफिट्स थे, ठीक है? वो किसने एक्वायर कर लिया? पीपी लिमिटेड ने। अब पीपी लिमिटेड भी 19 के हिसाब से कैसा होना चाहिए एक्वायरी की बुक्स में, वैसे ही कौन? पीपी लिमिटेड अकाउंटिंग करेगा। चलो आगे देखा था हमने लीज। लीज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट देखा था। अगर लेसी है, एक्वायरी इज अ लेसी, एक्वायरी इज अ लेसी इन द सेंस, सबसे पहले लीज का ट्रांजेक्शन समझा दूं। समझो ए लिमिटेड है, मेरा एक्वायरी है। ए लिमिटेड क्या किया? फैक्ट्री एक लीज पे ले लिया। किसके पास से? एक्स लिमिटेड से, ठीक है? एक्स क्या हुआ? लेसर हुआ। ए लिमिटेड क्या हुआ? लेसी हुआ, राइट? अभी ए लिमिटेड लेसी है, हु इज एन एक्वायरी। पीपी लिमिटेड ने उसको एक्वायर कर लिया, राइट? पीपी लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया। अब एक्वायरी के एक्वायर कर लिया तो फिर यहाँ पे एक्वायरी इज अ लेसी। लेसी के बुक्स में नॉर्मली क्या होता है? दो चीजें होते हैं, एक एग्जम्प्टेड लीज और नॉन एग्जम्प्टेड लीज। एग्जम्प्टेड लीज यानी क्या? लेसी को एक बेनिफिट दिया गया है कि इंड एस 116 अप्लीकेबल नहीं होगा जब एग्जम्प्टेड लीज होगा। एग्जम्प्टेड लीज यानी क्या? अगर क्या होगा, मेरा लीज जो है ना लेस देन 12 मंथ्स का होगा या लो वैल्यू लीज होगा, ये दोनों कोई भी चीज होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? एग्जम्प्टेड लिस्ट। तो उस केस में लेसी जो है ना इंडियस 116 अप्लीकेबल नहीं है, मतलब अप्लाई नहीं करेगा। इंडियस 116 अप्लाई करेगा तो उसको लीज लाइबिलिटी और आरओयू रिकग्नाइज करना पड़ सकता है, ठीक है? ये डिटेल में 116 में पढ़ेंगे, यहाँ पे एक ब्रीफ एनालिसिस, ठीक है? तो फिर यहाँ पे एग्जम्प्टेड लीज है तो आरओयू नहीं रहेगा, लीज लाइबिलिटी नहीं रहेगा। किसकी बुक्स में? एक्वायरी की बुक्स में लीज लाइबिलिटी भी नहीं रहेगा, आरओयू भी नहीं रहेगा। तो फिर यहाँ पे ऑन द एक्विजिशन डेट एक्वायरर जो है ना वो कोई कुछ भी रिकग्नाइज नहीं करेगा, कुछ भी रिकग्नाइज नहीं करेगा। क्यों? उसमें लीज लाइबिलिटी भी नहीं है, आरओ भी नहीं है, तो फिर क्या? आरओयू भी नहीं है तो फिर क्या रिकग्नाइज करेगा? ठीक है? अगर नॉन एग्जेम्प्टेड लीज है, इन केस देर इज नॉन एग्जेम्प्टेड लीज, तो फिर इस केस में क्या होता है? इंडेस 116 अप्लीकेबल होगा और लीज लाइबिलिटी भी होगा, यानी लीज लाइबिलिटी रिकग्नाइज किया होगा, सब्सिक्वेंटली आरओयू भी रिकग्नाइज किया होगा। तो अब केस इस केस में क्या होगा? एक्वायरी के बुक्स में देखो, एक्वायरी के बुक्स में आरओयू भी होगा, लीज लाइबिलिटी भी होगा, राइट? और अगर एक्वायरी की बुक्स में ये दो चीज है और एक्वायरर जो है ना उसको एक्वायर कर रहा है, ठीक है? एक्वायर कर रहा है इन द सेंस ये भी एक्वायर करेगा, आरओयू भी एक्वायर करेगा और लीज लाइबिलिटी। बट यहाँ पे लीज लाइबिलिटी और आरओयू कैसे रिकग्नाइज करेगा? ऑन द एक्विजिशन डेट। ऑन द एक्विजिशन डेट ऐसा मानेगा कि ये जो लीज कॉन्ट्रैक्ट है ये नया कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज कंप्लीटली न्यू कॉन्ट्रैक्ट, और न्यू कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में इन फ्यूचर जो पेमेंट्स हो गए ऑन द एक्विजिशन डेट से, इन फ्यूचर में जो भी लीज पेमेंट्स हो गए उसका प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा और लीज लाइबिलिटी रिकग्नाइज करेगा, सेम वैल्यू का आरओयू भी रिकग्नाइज करके रखेगा, ठीक है? ये क्लियर है क्या? बताओ।
यस सर। देन कम्स एक्वायरी इज अ लेसोर। लेसोर इन द सेंस क्या है, समझो यहाँ पे एक्वायरी है मेरा, एक्वायरी के पास कुछ फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री लीज पे दे दिया है, वो फैक्ट्री लीज पे दे दिया। अब लीज पे दिया यानी क्या, एक्वायरर सॉरी एक्वायरी जो है ना वो क्या हुआ, लेसर हुआ। लेसर के केस में क्या है, हम नॉर्मली दो चीजें चेक करते हैं, ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज है। ऑपरेटिंग लीज वेरी सिंपल, हम क्या करते हैं, सिर्फ असेट जो है ना मेरे नाम पे ही रहेगा, मेरे नाम इन द सेंस एक्वायरी की बुक्स पे ही रहेगा। और क्या करते हैं हम, जो भी लीज रेंटल आएगा उसको हम रिकग्नाइज करते हैं ऑपरेटिंग लीज में, राइट। तो फिर इस केस में हम क्या करेंगे, अगर एक्वायरी की बुक्स में एसेट वैसे का वैसा है, बरोबर, एसेट के वैसा वैसे का वैसा है, एसेट डी रिकग्नाइज नहीं करते, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कौन से वैल्यू में रिकग्नाइज करते हैं, फेयर वैल्यू में रिकग्नाइज करते हैं ना। तो ऑपरेटिंग लीज होगा और एक्वायर हो रहा है, तो फिर एक्वायरर क्या करेगा, जो भी ए लिमिटेड की बुक्स में जो भी असेट रहेगा जो लीज पे दिया हुआ है वो फेयर वैल्यू में रिकग्नाइज करेगा। ठीक है। देन कम्स फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज, अब फाइनेंस लीज पे क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मली फाइनेंस लीज सुना होगा कभी भी, कि फाइनेंस लीज में क्या होता है, एक्वायरर क्या, सॉरी मेरा जो एक्वायरी है वो लेसर है, वो फैक्ट्री दे दिया, किस पे, लीज पे दे दिया। अब लीज पे दे दिया तो ये जो फैक्ट्री है ना इसको डी रेकग्नाइज करता है बुक्स में से। क्यों डी रेकग्नाइज, आफ्टर 5 इयर्स जो भी लीज पीरियड है मेरा, उसके बाद क्या होता है, वो जो लीस्ट असेट है, ये लीस्ट असेट लेसी के नाम पे चला जाता है, राइट, लेसी के नाम पे चला जाता है। तो फिर ये पे फैक्ट्री ऑन द इनिशियल डेट ओनली ए लिमिटेड जो है ना वो क्या करेगा, डी रेकग्नाइज करेगा, बरोबर, फाइनेंस लीज में। तो फाइनेंस लीज में जब असेट को डी रेकग्नाइज कर दिया तो फिर जो मेरा एक्वायरी है उसकी बुक्स में तो असेट नहीं है ना, बरोबर, असेट नहीं है ना। जो मेरा फाइनेंस लीज की केस में एक्वायरी के बुक्स में असेट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ऑन द एक्विजिशन डेट असेट नहीं है उसकी बुक्स में, सिर्फ क्या रहेगा, लीज रिसीवेबल होगा, क्या होगा, लीज रिसीवेबल होगा। तो नॉर्मली हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं, लीज रिसीवेबल टू असेट अकाउंट करते हैं नॉर्मली। कैसा, लीज रिसीवेबल रिकग्नाइज कर लिया और असेट को डिरेकग्नाइज किया, राइट। तो फिर असेट तो नहीं है मेरे बुक्स में, लीज रिसीवेबल्स है, तो यहाँ पे एक्वायरर कैन टेक ओवर द लीज रिसीवेबल्स। एक्वायरी की बुक्स में जो लीज रिसीवेबल है ना वो एक्वायरर टेक ओवर कर सकता है। जब टेक ओवर करेगा तो सेम क्या मानेगा, इसको न्यू कॉन्ट्रैक्ट मानेगा और न्यू कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे वो कंप्यूट करेगा आज के डेट में ऑन द एक्विजिशन डेट, फ्यूचर रेंटल रिसीवेबल जो भी है उसको डिस्काउंट करेगा और रिकग्नाइज करेगा ऑन द एक्विजिशन डेट। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, इसमें कोई डाउट है क्या, बताओ। ये एमसीक्यू में आ सकता है 116 का जो है ना, नॉर्मली एमसीक्यू में आ सकता है, बड़े क्वेश्चन में आज तक आया नहीं है। चलो आगे बढ़े। यस सर। आगे देखेंगे हम इनटैंजिबल असेट। इनटैंजिबल असेट का कुछ याद है क्या, बताओ। हम इंडेस 38 पढ़े थे ना, इंटेंजिबल एसेट्स, हाँ। राइट। इंटेंजिबल असेट इंडेस 38 में पढ़ा था, उसमें रिकग्निशन क्राइटेरिया कुछ याद होगा तो एक बार बताओ, तब तक मैं कुछ ड्राइंग करता हूँ। याद है, नहीं है, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा याद, ओके। चलो मैं बताता हूँ। ये होता है लाइबिलिटीज और यहाँ पे होता है असेट्स, राइट। चलो असेट्स में क्या होता है नॉर्मली, इंटेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट्स नॉर्मली क्या करते हैं, असेट्स को, इंटेंजिबल असेट्स को, यहाँ पे हमने एक रिकग्निशन क्राइटेरिया देखा था, क्या रिकग्निशन क्राइटेरिया, एक तो सबसे पहला इंटेंजिबल असेट जो है ना वो नॉन टचेबल होना चाहिए, बरोबर। नॉन टचेबल इन द सेंस क्या बोलते हैं उसको, अ, अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं या फिर उसको फील नहीं कर सकते हैं, राइट। ये होता है इंटेंजिबल असेट। देन उसके बाद मेन क्राइटेरिया क्या था, सेपरेटेबिलिटी क्राइटेरिया और लीगल रिकग्निशन क्राइटेरिया। दो क्राइटेरिया नॉर्मली हमने इंडिया 38 पे पढ़ा था, क्या, एक होगा लीगल क्राइटेरिया एंड सेकंड हो सकता था सेपरेट,
ये दो क्राइटेरिया। अब लीगल क्राइटेरिया कुछ याद आ रहा है क्या? यानी क्या? उसको मतलब जो भी इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट को कुछ लीगल क्राइटेरिया होना चाहिए। समझो फॉर एग्जांपल बोलता हूँ, एग्जांपल, यहाँ पे जो एयरलाइन कंपनीज है, राइट, एयरलाइन कंपनीज के पास क्या है, यहाँ पे वो लाइसेंस होता है, एयरलाइंस उड़ाने लाइसेंस होता है। वो लाइसेंस क्या है? लाइसेंस इज एन इंटेंजिबल एसेट, बरोबर। लाइसेंस जो मिला है एयरलाइन कंपनीज को, जो फ्लाइट उड़ाने, पैसेंजर्स को लेके जाने, ये सब क्या है? ये इंटेंजिबल एसेट्स है, राइट। ये जो लाइसेंस है वो सिर्फ लाइसेंस तो बेच नहीं सकते, राइट, एयरलाइन कंपनी एज अ होल बेचना पड़ेगा, बरोबर है ना। एयरलाइन कंपनी जो है ना, एज अ होल बेचना पड़ेगा, बेचना है तो। बट यहाँ पे देखूं मैं, तो वो जो लाइसेंस है, ये लाइसेंस के बिना एयरलाइन कंपनी चल नहीं सकता है ना, बरोबर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसको बोलते हैं हम लीगल क्राइटेरिया। सेपरेटेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? समझो कोई भी इंटेंजिबल एसेट है, वो इंटेंजिबल एसेट को मैं क्या कर सकता हूँ? सेपरेटली सेल कर सकता हूँ, या लीज पे दे सकता हूँ, या फिर उसको क्या कर सकता हूँ? रेंट पे, रेंट आउट कर सकता हूँ, राइट, या इंडिविजुअली कैश फ्लो जनरेट कर सकता हूँ उससे। तो फिर वो क्या है? सेपरेटेबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर ये दोनों में से कोई भी अगर एक भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो गया, इन केस दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, तो फिर उसको हम इंटेंजिबल एसेट मानते हैं। अगर ये दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, तो इस केस में हम क्या मानेंगे? दिस इज एन इंटेंजिबल एसेट। अब यहाँ पे ये क्यों पढ़ रहे हैं सर? व्हाट इज द इशू यहाँ पे? ये क्यों पढ़ रहे हैं इंटेंजिबल एसेट का? इंटेंजिबल एसेट यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? अब जब यहाँ पे पीपी लिमिटेड एक्वायर करेगा किसको? पीपी लिमिटेड ए लिमिटेड को एक्वायर करेगा, तो उस केस में मुझे देखना पड़ेगा, सारा असेट्स एंड लाइबिलिटीज तो लेना पड़ेगा ना। एक्वायर्ड ए लिमिटेड। अब सारा असेट्स एंड लाइबिलिटीज लेते हैं, कैसे लेते हैं बताओ? फेयर वैल्यू में लेते हैं ना, बरोबर। हमने इंडेक्स 103 में क्या पढ़ा था? जो भी असेट्स है यस और सर। लाइबिलिटीज है, हम किस में? फेयर वैल्यू में लेते हैं। तो इंटेंजिबल असेट है किसकी बुक्स में? एक्वायरी के बुक्स में। क्या है? इंटेंजिबल असेट्स है किसके बुक्स में? एक्वायरी के बुक्स में। ये जो इंटेंजिबल असेट है, क्या इसको सेपरेटली रिकग्नाइज करना चाहिए, या फिर ये गुडविल में सब्ज्यूम होगा? ये मुझे देखना है। इशू समझ रहा है क्या है? नॉर्मली हम क्या करते हैं? नॉर्मल मेरा बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होगा? हम क्या करते हैं? असेट्स लेते हैं, जो भी असेट्स है, असेट्स अकाउंट डेबिट। जो लाइबिलिटी करते हैं, टू पीसी करेंगे। जो भी डिफरेंस है वो गुडविल में ले लेंगे, गुडविल अकाउंट, ठीक है। जो भी डिफरेंस है वो गुडविल में लेते हैं। अब यहाँ पे इशू क्या है? अगर मेरे इस असेट्स में इनटेंजिबल असेट है, कुछ इंटेंजिबल असेट है, तो मुझे क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। ये जो इंटेंजिबल असेट है, वेदर दैट असेट these two criteria that लीगली अलग से रिकग्निजेबल है क्या नहीं, सेपरेटेबिलिटी क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहा है तो फिर हो रहा है कि नहीं। अगर इन दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहा है, इन दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ? असेट्स में सेपरेटली रिकग्नाइज कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? असेट में सेपरेटली रिकग्नाइज कर सकता हूँ, अदर देन गुडविल। अदरवाइज अगर इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? इसका जो वैल्यू है गुडविल में सब्ज्यूम हो जाएगा। जो इंटेंजिबल असेट है ना, इसको सेपरेटली रिकग्नाइज नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसका जो डिफरेंस वैल्यू रहेगा वो गुडविल में सब्ज्यूम हो जाएगा। ठीक है, समझा ये चीज? सबसे पहला सेपरेटेबिलिटी और लीगल क्राइटेरिया का एक बता देता हूँ। देखो तो इंटेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट यहाँ पे, एक्वायरर शाल रिकॉर्ड सेपरेटली फ्रॉम गुडविल। गुडविल से सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे कब? आइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल एसेट एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड इंटेंजिबल एसेट इज आइडेंटिफाइबल इफ इट मीट्स द सेपरेटेबिलिटी क्राइटेरिया और कॉन्ट्रैक्चुअल लीगल क्राइटेरिया। ये दोनों में से एक होना चाहिए। एक मिनट, ये डेफिनेशन रीड कर लो। ठीक है, क्या होना चाहिए? इनटेंजिबल एसेट को हमको अलग से रिकॉर्ड करना है, अदर देन गुडविल। ठीक है, गुडविल से अलग हमको रिकॉर्ड करना है। तो फिर उस केस में हम क्या देखेंगे? दो क्राइटेरिया देखेंगे।
कौन सा है दो क्राइटेरिया? वन इज सेपरेटेबिलिटी और कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल क्राइटेरिया। कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल क्राइटेरिया यानी क्या, उस पर्टिकुलर इंटेंजिबल को क्या दिया है, लीगल क्राइटेरिया दे रहा है अलग से एक लीगल क्राइटेरिया दिया है। उसके लिए एग्जांपल देखो, एन एक्वायरी ओन्स एंड ऑपरेट्स अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, एक्वायरी के पास क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। द लाइसेंस टू ऑपरेट दैट पावर प्लांट इज एन इंटेंजिबल एसेट, लाइसेंस है। ठीक है, वो लाइसेंस ऑपरेट करने जो भी है ना, पावर प्लांट को ऑपरेट करने एक लाइसेंस होगा, वो लाइसेंस क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। दैट मीट्स द लीगल कॉन्ट्रेक्चुअल क्राइटेरिया फॉर रिकग्निशन सेपरेटली फ्रॉम द गुडविल, इवन इफ द एक्वायरर कैन नॉट सेल और ट्रांसफर इट सेपरेटली फ्रॉम द एक्वायरर पावर प्लांट। समझा क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे सेम मैंने वो किसका दिया था, एयरलाइंस का एग्जांपल दिया था सिमिलर वे में। यहाँ पे क्या है, एक्वायरी के पास क्या है, पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो भी लाइसेंस है, लाइसेंस ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस चाहिए होगा, वो लाइसेंस जो है ना, दैट इज एन इंटेंजिबल एसेट, बरोबर। वो इंटेंजिबल एसेट कब, ये क्या है, वो जो इंटेंजिबल एसेट को क्या दिया है, लीगल क्राइटेरिया दिया है टू रन दी बिजनेस, पावर प्लांट बिजनेस। दो इट इज नॉट सेपरेबल, सेपरेबल नहीं इन द सेंस उसको अलग से मैं सेल नहीं कर सकता हूँ, उसको एज अ होल पावर प्लांट और लाइसेंस दोनों को साथ में बेचना होगा। दो इट इज नॉट सेपरेबल, बट लीगल क्राइटेरिया है ना उसके पास, सेपरेटली रिकग्नाइजेबल है। तो फिर उस केस में उसको क्या मानेंगे, इंटेंजिबल एसेट मानेंगे और रिकग्नाइज करेंगे सेपरेट फ्रॉम द गुडविल। चलो, अगर ये नहीं हो सकता है, कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल क्राइटेरिया नहीं होगा, तो हम देखेंगे नेक्स्ट थिंग, दैट इज सेपरेटेबिलिटी क्राइटेरिया। यानी क्या, इंटेंजिबल एसेट है मेरे पास, समझो इंटेंजिबल एसेट है, वो इंटेंजिबल एसेट को डायरेक्टली सेल ऑफ कर सकता हूँ। कोई इंडिपेंडेंट, समझो इंडिपेंडेंट है और उसको डायरेक्टली सेल कर सकता हूँ। देखो, द सेपरेटेबिलिटी क्राइटेरिया मींस दैट द एक्वायर्ड इंटेंजिबल एसेट is capable of being separated or divided from the acquiry and sold, transferred, licensed, rented or exchanged either individually or together with the related contract identifiable liability। ठीक है, अगर सेपरेटली सेल कर सकता हो तो फिर वो सेपरेटेबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया, तो उस इंटेंजिबल एसेट को मैं क्या करूंगा, गुडविल से सेपरेट दिखाऊंगा। कैसे सर, फिर से आ जाओ बताता हूँ। उस केस में समझो मेरे पास असेट्स है, नॉर्मल फिक्स्ड असेट समझ लो। साथ में मैं क्या दिखाऊंगा, अगर कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो इंटेंजिबल असेट्स अकाउंट डेबिट टू पीसी टू लाइबिलिटीज। और इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या करते हैं, हम नॉर्मली गुडविल में ट्रांसफर कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट सेपरेटली दिखा पाएंगे कब, दो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। यहाँ तक समझ में आया क्या, बताओ? यस सर। हम्म, अब यहाँ पे एक और चीज है, कब कभार हमारे पास कस्टमर लिस्ट होते हैं। किसके पास, एक्वायरी के पास। एक्वायरी के पास जो है ना, कस्टमर लिस्ट होते हैं। कस्टमर लिस्ट यानी क्या, एक्वायरी समझो फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर है। ठीक है, एग्जांपल समझो कॉल सेंटर है। अब कॉल सेंटर के पास क्या है, बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं, राइट। और वो कॉल्स हम क्या करते हैं, फॉर दी कस्टमर डेटा के लिए, कस्टमर डेटा के लिए हर एक कस्टमर का हम डेटा बना के रखते हैं। ये कस्टमर यहाँ से है, इसका नंबर ये है, और ये पुणे से बिलोंग करता है, ये दिल्ली से बिलोंग करता है। ऐसे हम एक पर्टिकुलर लिस्ट बना के रखते हैं, कस्टमर का पूरा जो डेटा बना के रखते हैं, राइट। अब ये जो कस्टमर का डेटा है ना, ये कस्टमर का डेटा, ये ड्यूरिंग द बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जनरेट हुआ है ना, फॉर एक्वायरी, फॉर एक्वायरी। ये जो कस्टमर डेटा है, कस्टमर रिलेशनशिप डेटा जो भी है, वो कब मतलब कब रिकग्नाइज हुआ, कब रिकग्नाइज इन द सेंस कब जनरेट हुआ, ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी क्या, मेरा बिजनेस वही है, कस्टमर लोगों से बात करना, कस्टमर का डेटा लेना, वही पूरा। बट यहाँ पे जब एक्वायर कर रहा है, इसका वैल्यू क्या है, कस्टमर लिस्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जनरेट हुआ क्या, इसके लिए कुछ कॉस्ट इनकर किया होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से कुछ कॉस्ट इनकर नहीं हुआ। देन क्या इसमें क्या बोलते हैं, रिलायबल कॉस्ट एस्टिमेटेड है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर इंटेंजिबल एसेट में हमने डेफिनेशन में देखा था क्या, पांच क्राइटेरिया है, उसमें से सबसे पहला क्या है, उसमें सबसे पहला क्या था, कॉस्ट मस्ट बी रिलायबली मेजर्ड। जो भी इंटेंजिबल एसेट है, वो इंटेंजिबल एसेट का क्या है, कॉस्ट मस्ट बी रिलायबली मेजर्ड। बट यहाँ पे एक्वायरी के लिए इसका कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल नहीं है।
तो एक्वायरी जो है ना इसको रिकग्नाइज नहीं करके रखा, बरोबर, एक्वायरी ने इसको रिकग्नाइज नहीं करके रखा। तो उस केस में अब क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, एक मिनट इसको अच्छे से लिखता हूँ ना, समझा ये क्या बोला मैंने। देखो एक्वायरर, एक्वायरी है ए लिमिटेड, कस्टमर डेटा जनरेटेड ड्यूरिंग, ठीक है, यहाँ पे इसका जो है ना, कॉस्ट में नॉट बीन रिलायबली मेजर्ड, उसके लिए एक्वायरी ए हैज नॉट रिकग्नाइज्ड इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट का अगर याद नहीं आता होगा, एक मिनट मैं तुम्हारे पास लेके आता हूँ वो नोट्स, देखना पड़ेगा यार, एक मिनट, एक मिनट दे दो मुझे। स्टार्ट करें इंटेंजिबल एसेट। हमने एक बार देखा था, मतलब इंडेक्स 38 का लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, अब इंडेक्स 103 पढ़ाने एक बार मैं क्राइटेरिया कंडीशंस बता दूं कि इंटेंजिबल एसेट जो है ना रिकग्नाइज करने बुक्स में क्या क्या कंडीशंस है। सबसे पहला, इट शुड नॉट हैव एनी फिजिकल सब्सटेंस, फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, राइट। फिजिकल सब्सटेंस यानी क्या, टच नहीं कर सकता हो, फील नहीं कर सकता हो, राइट। इट शुड बी नॉन मॉनेटरी एसेट, ठीक है। इट शुड बी अंडर क्लियर कंट्रोल, इट शुड बी आइडेंटिफाइबल एसेट विच इज फ्रॉम अदर, सेपरेट फ्रॉम अदर, यही वो जो सेपरेटेबिलिटी क्राइटेरिया देखा था ना हमने अभी, वो। देन एंटरप्राइज शुड हैव अ रिलायबल एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द एसेट, ये वाला बता रहा था मैं, एंटरप्राइज शुड हैव रिलायबल एस्टिमेट फॉर द कॉस्ट ऑफ द एसेट, बरोबर। तो इनटेंजिबल एसेट, हम ये पांच कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया, ये पांच कंडीशन जो भी है, अगर वो पांच कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो हम क्या इंटेंजिबल एसेट को रिकग्नाइज करते हैं बुक्स में, बरोबर। तो अब मैं जो यहाँ पे बता रहा था, जो कस्टमर लिस्ट है, कहा गया, हाँ, यहाँ पे जो कस्टमर लिस्ट है, ये जनरेट कब हुआ, इट वॉज इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, राइट, ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जनरेट हुआ। तो कॉस्ट इसका रिलायबली मेजर नहीं है, तो कॉस्ट जब रिलायबली मेजर नहीं है तो फिर ए लिमिटेड जो है ना, जो एक्वायरी है, वो बिजनेस में इंटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज नहीं किया था। चलो, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, पीपी लिमिटेड इस एक्वायरिंग ए लिमिटेड, बरोबर। पीपी लिमिटेड जो है ना वो एक्वायर कर रहा है ना ए लिमिटेड को, तो एक्वायर जब कर रहा है तो ए लिमिटेड के बुक्स में यहाँ पे दिखता होगा, सॉरी, ए लिमिटेड के बुक्स में यहाँ पे कस्टमर लिस्ट नहीं दिख रहा है। क्या ये कस्टमर लिस्ट, जो भी कस्टमर लिस्ट है, कस्टमर डेटा है, क्या ए लिमिटेड एक्वायर कर सकता है क्या, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझा क्या बोला। जो ये कस्टमर लिस्ट है, हाँ। जो इंटेंजिबल असेट रिकग्नाइज नहीं किया है हमने, बट ए लिमिटेड के पास वो कस्टमर लिस्ट है, तो ये एक्विजिशन करते समय क्या ये इसका जो वैल्यू है ना ये कंसिडर कर सके क्या, तो वो क्वेश्चन है। तो अगर ए पीपी लिमिटेड को इस पर्टिकुलर कस्टमर लिस्ट से, इस पर्टिकुलर कस्टमर लिस्ट से क्या रिलायबल, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट हो रहा है, यानी क्या वो कस्टमर लिस्ट इज यूजफुल फॉर पीपी लिमिटेड टू जनरेट रिटर्न्स, राइट। और उसके बाद पीपी लिमिटेड के पास ये जो है ना इसका फेयर वैल्यू अवेलेबल है, अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल है और पीपी लिमिटेड उसका उसको यूज करके क्या रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है, तो फिर उस केस में यहाँ पे कस्टमर लिस्ट को भी एज एन इंटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज कर सकता है पीपी लिमिटेड। समझा क्या बोला, कस्टमर लिस्ट को पीपी लिमिटेड रिकग्नाइज करेगा कब, उस पर्टिकुलर कस्टमर लिस्ट, जो भी कस्टमर लिस्ट का डेटा है, सब कुछ डेटा है, वो यूजफुल है इन जनरेटिंग द इकोनॉमिक रिटर्न्स, और उसका कॉस्ट भी कैसा फेयर वैल्यू अवेलेबल होगा उस पर्टिकुलर कस्टमर लिस्ट का, तो फिर उस केस में पीपी लिमिटेड कैन रिकग्नाइज दिस कस्टमर लिस्ट एज एन इंटेंजिबल एसेट, कैन रिकग्नाइज if useful for the acquirer to generate, then acquirer can
रिकग्नाइज इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, यहाँ तक समझा? क्या क्या किया हमने? समझो, फॉर एग्जांपल इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स किसके बुक्स में है? एक्वायरी की बुक्स में। तो एक्वायरी की बुक्स में जब इंटेंजिबल एसेट से क्या, उसको हम पीपी लिमिटेड जो भी एक्वायरर है, एक्वायरर जो है उसको सेपरेटली रिकग्नाइज कर सकता है क्या? तो पहला क्वेश्चन ये था, अगर दो क्राइटेरिया है, लीगल क्राइटेरिया और सेपरेटेबिलिटी क्राइटेरिया, ये दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा, तो फिर उस केस में क्या कर सकते हैं हम? इंटेंजिबल एसेट को सेपरेटली अदर देन गुडविल हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। और उसके बाद आगे एक और चीज देखा, अगर कस्टमर लिस्ट है और कस्टमर डेटा है, कस्टमर रिलेशनशिप डेटा, एक्वायरी का जो बुक्स में है ना, ये इंटेंजिबल एसेट नहीं है, राइट? बट ऑन द एक्विजिशन डेट अगर एक्वायरर को वो पर्टिकुलर कस्टमर लिस्ट या कस्टमर डेटा यूजफुल होगा, तो उस केस में उसको एज एन इंटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज कर सकता है एट फेयर वैल्यू। इज दैट क्लियर? यस सर। देखो यहाँ पे कस्टमर लिस्ट और डेटा, if acquiry has some customer list or registered user data on its website or app, then it may not be an intangible asset for the acquiry. Because Q, these are generated in the normal course of business and no separate cost is incurred for it. बरोबर? But the same can be considered a separate asset at the time of acquisition of the business. Acquirer measures its fair value. एक्वायरर जो है ना, उस पर्टिकुलर कस्टमर लिस्ट का फेयर वैल्यू मेजर करेगा, और उसके बाद अगर उससे बेनिफिट मिल रहा है तो फिर उस केस में फेयर वैल्यू में रिकग्नाइज कर सकता है और सेपरेट इंटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज करके रख सकता है। ठीक है, चलो एक और चीज बताता हूँ इस पे। सेकेंड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। फिर से हमने इंटेंजिबल एसेट पे जाना है। इंटेंजिबल एसेट में हमने देखा था कि अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज है, इन केस देर इज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज, तो आ जाओ यहाँ पे वही देखते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज का रिलेटेड क्या देखा था हमने। देखो यहाँ पे क्या है, इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे जो भी देखना है ये एक्वायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। एक्वायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एक्वायरी का इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है तो नॉर्मली रिसर्च जो है ना, रिसर्च एक्टिविटी एंड डेवलपमेंट फेज एक्टिविटी, रिसर्च फेज का जो भी एक्सपेंसेस है, रिसर्च फेज का जो भी एक्सपेंसेस है, हम क्या करते थे, उसको पीएनएल में ट्रांसफर करते थे। बरोबर? और डेवलपमेंट फेज का जो भी है, अगर डेवलपमेंट फेज का हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब टेक्निकल फिजिबिलिटी आ गया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, यानी क्या, रिसर्च चल रहा था, रिसर्च चलने के बाद उसका जो ट्रायल्स है वो सही होगा, और टेक्निकल फिजिबिलिटी यानी क्या, ये असेट को सेल कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं जो भी इकोनॉमिक रिटर्न है वो डिटरमाइन कर सकता हूँ, तो उसको डेवलपमेंट फेज मान देते हैं। और डेवलपमेंट फेज का जो भी एक्सपेंसेस है उसको कैपिटलाइज करते थे, राइट? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मेरा एक्वायरी के बुक्स में, एक्वायरी के जो बुक्स है उसमें जो है ना, कुछ रिसर्च फेज का जो कुछ इंटेंजिबल एसेट बचा हुआ है। तो जब एक्विजिशन होगा, जब एक्विजिशन होगा तो उस केस में क्या अकाउंटिंग होगा, ये क्वेश्चन है। बरोबर? रिसर्च फेज वाला समझा? रिसर्च फेज क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्निकल फीजिबिलिटी, expenses incurred in finding of new design, formulas, technology, etc. But findings are not yet completed, then it will be considered as research phase. और research phase का जो भी expenses है पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं, राइट? अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है, एक्वायरी है, ठीक है, एक्वायरी के बुक्स में जो है ना, ये असेट्स है, देन उसके बाद कुछ यहाँ पे इनटेंजिबल असेट्स है। अभी तक इंटेंजिबल एसेट बोल नहीं सकते इसको क्योंकि ये रिसर्च फेज में है। चलो ऐसा नहीं बोलते हैं, रिसर्च फेज बोलते हैं। रिसर्च फेज में कुछ प्रोडक्ट हैं, किसके बुक्स में? एक्वायरी के बुक्स में। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्वायरर जो भी है वो क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, ही इज एक्वायरिंग एक्वायरी। अब नॉर्मली हमारे जो है ना, एक्वायरर इज पीपी लिमिटेड एंड ए लिमिटेड।
एक्वायरीज ए लिमिटेड। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या ये जो रिसर्च फेज है पीपी लिमिटेड उसके बुक्स में रिकग्नाइज कर सकता है क्या ऑन द एक्विजिशन डेट। तो फिर यहाँ पे इन केस पीपी लिमिटेड को लगता है कि ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, रिसर्च फेज वाला प्रोजेक्ट है जो भी प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट यहाँ पे इन फ्यूचर इसका टेक्निकल फिजिबिलिटी रिकग्नाइज होगा, इन फ्यूचर ये जो है ना इकोनॉमिक रिटर्न देगा, इन फ्यूचर ये जो है ना इसका जो है ना अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। तो उस केस में पीपी लिमिटेड को ऐसा लग रहा है, एस्टिमेशन निकाल के ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो बहुत सक्सेसफुल होगा। तो उस केस में ये जो रिसर्च फेज है इसको रिकग्नाइज कर लेगा पीपी लिमिटेड इन इस बुक्स ये रिसर्च फेज को रिकग्नाइज कर लेगा कौन, पीपी लिमिटेड। ठीक है, इंटेंजिबल। अब क्या होगा, ये तो किसके बुक्स में है, एक्वायरी का रिसर्च फेज वाला था, उसने इंटेंजिबल रिकग्नाइज कर लिया। अब क्या होगा, इसका अलग से रिसर्च फेज होगा, इसका एक्वायरर का अलग से रिसर्च होगा, अलग से डेवलपमेंट फेज होगा। अब अलग से रिसर्च और अलग से टेक्निकल सॉरी जो भी डेवलपमेंट फेज होगा इस किसके बुक्स में, एक्वायरर के बुक्स में। तो उस केस में क्या करेंगे हम, जो रिसर्च फेज वाला है उसको क्या करेंगे, पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, और जो डेवलपमेंट वाला फेज है उसको क्या करेंगे हम, कैपिटलाइज करेंगे। समझा, बेसिक आइडिया समझा, क्या क्या बोला, Yes, sir. रिसर्च फेज एंड डेवलपमेंट फेज वाला। ठीक है, सेशन खत्म हो रहा है, न्यू सेशन क्रिएट करता है। चलो, पीपी लिमिटेड एक्वायरर है, ठीक है, ए लिमिटेड है जो एक्वायरी है। यहाँ पे एक्विजिशन हो रहा है, और ए लिमिटेड के बुक्स में कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। यानी कि अभी अभी रिसर्च फेज में है, अब रिसर्च फेज में है, तो यहाँ पे ए लिमिटेड कैन नॉट रिकग्नाइज इंटेंजिबल एसेट, राइट। बट यहाँ पे इनकेस पीपी लिमिटेड finds potential research phase project that is PP Limited can recognize the same as separate asset। ठीक है, चलो, हमने इंटेंजिबल एसेट क्या था उसका एक बार समरी देख लेते हैं। सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल है। नॉर्मली इंटेंजिबल एसेट को हम रिकग्नाइज करने दो क्राइटेरिया देखेंगे। फर्स्ट इज सेपरेटेबिलिटी, और कुछ उसके पास कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल क्राइटेरिया है क्या। अगर ये दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है तो फिर उस केस में हम उसको सेपरेट फ्रॉम द गुडविल हम रिकग्नाइज करेंगे। तो यहाँ पे दो क्राइटेरिया है, वन इज कॉन्ट्रेक्चुअल एंड लीगल, इन दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। मैंने सेपरेटेबिलिटी का बताया था कि सोल्ड कर सकता, अलग से जो इंटेंजिबल एसेट है सेल कर सकता, ट्रांसफर कर सकता, या फिर क्या है, रेंट दे सकता, लाइसेंस दे सकता, या फिर एक्सचेंज कर सकता। और कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल क्राइटेरिया यानी क्या, उसके पास कुछ लीगल क्राइटेरिया है टू बी आइडेंटिफाइड एज इंटेंजिबल एसेट, जैसे लाइसेंस बताया था एग्जांपल में। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी हुआ तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, उसको इंटेंजिबल एसेट सेपरेट फ्रॉम गुडविल रिकग्नाइज करेंगे। यहाँ पे एक और चीज भी देखा था क्या, कस्टमर डेटा लिस्ट। ठीक है, या कस्टमर डेटा, सारे जो कस्टमर डेटा एक्वायरी के बुक्स में कस्टमर डेटा या लिस्ट क्या होगा, वो एज एन इंटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज नहीं क्यों होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट इज नॉट रिलायबली मेजर्ड,
कॉस्ट, उसके ऊपर सेपरेट कुछ कॉस्ट इनकर नहीं किया है, तो उस केस में उसको सेपरेटली हम इंटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज नहीं करते। बट यहाँ पे जब एक्वायरर एक्वायरी करेगा एक्वायरी को, तो एक्वायरर को अगर वो कस्टमर लिस्ट, ये कस्टमर लिस्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स डिराइव करने में यूजफुल है, या उसका फेयर वैल्यू डिटरमाइन करेगा और उसको क्या करेगा, रिकग्नाइज करेगा इंटेंजिबल एसेट एज अ सेपरेट एसेट। ठीक है। देन उसके बाद एक और चीज भी देखा था इन प्रोसेस रिसर्च फेज। देखो, इफ एक्वायरी हैज सम प्रोजेक्ट्स इन रिसर्च फेज, देन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज रिसर्च वर्क एज इंटेंजिबल एसेट इन द बुक्स एज पर इंड एस 38। ये किसके बुक्स में हो सकता है, ये किसके बुक्स में, एक्वायरी के बुक्स में है। बट अगर इन केस एक्वायरर जो है ना कैन रिकग्नाइज इट एज अ सेपरेट एसेट at the time of business acquisition if acquirer estimates that the specified research will be developed in future and there are economic benefits on it। अगर ये है तो फिर उस केस में हम क्या उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं। होप दिस केस इज क्लियर। क्लियर है, बताओ कुछ डाउट है क्या, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। क्लियर है सर। क्या हुआ, इतना लो वॉइस क्यों आ रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं। मेरे पास लो वॉइस है क्या? चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 16 देख लो एक बार, या फिर साथ में रीड करते हैं, 1 मिनट रुकना, फिर इलस्ट्रेशन टाइम देगा उसको रीड कर लेना। कस्टमर एंड सब्सक्राइबर्स लिस्ट आर फ्रीक्वेंटली licensed and thus meet the separatability criteria। कस्टमर एंड सब्सक्राइबर्स लिस्ट जो है ना, नॉर्मली आज के दुनिया में अगर बोलोगे, जो डेटा है वो डेटा को इजीली सेल ऑफ कर सकते हैं। बरोबर। अगर मेरे पास समझो, फॉर एग्जांपल देता हूँ, अब मैं क्लासेस चलाता हूँ, कोचिंग क्लासेस चलाता हूँ। अब मेरे पास समझो फॉर एग्जांपल एक 100 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है, उनका डेटा तो मेरे पास होगा ना, उनका डेटा मेरे पास होगा। अब ये जो डेटा है, ये डेटा मैं क्या कर सकता हूँ, कोई दूसरा टीचर जो नया मार्केट में आया है, वो टीचर को क्या कर सकता हूँ, सेल ऑफ कर सकता हूँ एक पर्टिकुलर अमाउंट को। बराबर। सिर्फ कस्टमर लिस्ट से मुझे क्या पैसा जनरेट हो रहा है ना, तो फिर ये क्या है, सेपरेटेबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। जब सेपरेटेबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तो फिर उस केस में हम क्या मानते हैं, उसको इंटेंजिबल एसेट मानते हैं। बरोबर। यस सर। इवन इफ द एक्वायरी believes its customer lists have characteristics different from other customer list, the fact that the customer lists are frequently licensed generally means that acquired customer list meets the separatability criteria। चलो यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक क्या समझ में आया सर? मेरे पास समझो एग्जांपल दिया था मैंने क्लासेस का 100 स्टूडेंट्स के पास मेरा मेरा डेटा है, 100 स्टूडेंट्स का मेरे पास डेटा है। और ये जो डेटा है ना, मैं सेल ऑफ कर सकता हूँ किसी को, कोई दूसरा टीचर हुआ, या फिर मैं मार्केट में जो है ना अन अकेडमी हुआ, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म्स को सेल ऑफ कर सकता हूँ, और वहां से उनको कॉल्स आएंगे कि हमारे पास ऐसे ऐसा है करके। अब यहाँ से मैंने पैसे कमाए। बट समझो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो कस्टमर लिस्ट है या कस्टमर डेटा जो है, वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। यानी क्या, मैं वो कॉन्फिडेंशियल जो डेटा है वो किसी को दे नहीं सकता, किसी को बेच नहीं सकता, दिस इज हाईली कॉन्फिडेंशियल, और मेरे पास ही रख सकता हूँ, किसी को भी नहीं बेच सकता हूँ। तो फिर यहाँ पे सेपरेटेबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना, वो फुलफिल नहीं होता है। सेपरेटेबिलिटी क्राइटेरिया कब फुलफिल होगा, व्हेन इट इज इजीली बी एक्सचेंज्ड, या फिर सेल कर सकते हो, या रेंट आउट कर सकते हो, या एक्सचेंज कर सकते हो इजीली, नॉर्मली। बट अगर कॉन्फिडेंशियल है तो फिर मैं सेल नहीं कर सकता हूँ, या रेंट आउट नहीं कर सकता हूँ, या एक्सचेंज भी नहीं कर सकता हूँ ना, तो फिर इस केस में सेपरेटेबिलिटी क्राइटेरिया रिकग्नाइज नहीं होगा, मतलब सेपरेटेबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टमर लिस्ट इंटेंजिबल सेपरेट एज अ सेपरेट एसेट हम रिकग्नाइज नहीं कर सकते। देखो, हाउएवर कस्टमर लिस्ट acquired in a business combination would not meet the separatability criteria। ठीक है, if the terms of confidentiality or other agreement prohibits an entity from selling, leasing or otherwise exchanging the information about the customer। अगर कुछ restrictions है, confidentiality है, तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, recognize नहीं कर सकते separate asset। अगर वो क्या है, easily exchangeable है, easily से rent out कर सकता हो, तो फिर उस केस में हम recognize कर सकते हैं separate asset। ठीक है, इज दैट क्लियर, बताओ। देखो अगर वो समराइज करूं मैं यहाँ पे, कस्टमर लिस्ट का रिलेटेड लिस्ट या डेटा यहाँ पे फ्रीली रेंट आउट कर सकता हूँ, या फिर सेल कर सकता हूँ, या एक्सचेंज कर सकता हूँ, जो भी है एक्सेट्रा। तो फिर इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम रिकग्नाइज करेंगे सेपरेट असेट।
अगर इनकेस कॉन्फिडेंशियल है तो इस केस में सेपरेट असेट को रिकग्नाइज नहीं करेंगे। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 17 देख लो एक बार। रीड इट। पीपल वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करना, हिट द बेल आइकन, लेटेस्ट लेक्चर जो है ना तुमको मिल जाएंगे। और सारा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। डन सर। डन। क्या है क्वेश्चन में एक बार बताओगे मुझे? क्वेश्चन, कम ई कॉमर्स कंपनी ई इज एक्वायर्ड बाय कंपनी ए, और हम्म। कंपनी ई के पास 10 मिलियन यूजर्स, 10 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स की एक लिस्ट है ओके। which it does not want to share with company A. कंपनी है। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंटेंशन है कि शेयर ना करे, बरोबर। तो आगे क्वेश्चन क्या पूछ हम्म। रहे हैं, 1 मिनट रुको। पढ़ लेते हैं ना। कंपनी ए, एफएमसीजी कंपनी, एक्वायर्स एन ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी ई विद द इंटेंशन टू स्टार्ट इट्स रिटेल बिजनेस। ठीक है, रिटेल बिजनेस चालू करने ई कॉमर्स कंपनी को एक्वायर करेगा। ई कॉमर्स कंपनी हैज ओवर द period 10 million registered users. However, the e-commerce E does not have any intention to sell the customer list. यहाँ पे इंटेंशन नहीं है, ओके। Should the customer list be recognized as an intangible asset in a business combination? चलो यहाँ पे एक चीज समझो। कंपनी ए है, ये एक्वायर कर रहा है ई कॉमर्स कंपनी को, एज अ होल कंपनी, एज अ होल रिकग्नाइज कर रहा है। ठीक है। अब जब एक्वायर कर रहा है, एक्वायर इसके पास कुछ कस्टमर का लिस्ट है या कस्टमर डेटा है। यहाँ पे ई कॉमर्स कंपनी का इंटेंशन कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कि ई कॉमर्स का इंटेंशन है कि कस्टमर का यूजर लिस्ट दे या ना दे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एज अ होल बिजनेस ले रहा है तो पूरा का पूरा बिजनेस ए के इसमें आ रहा है ना, तो इसका कस्टमर लिस्ट भी जो भी है वो ए के पास आ जाएगा, बरोबर। और यहाँ पे जो कस्टमर लिस्ट है उसका अगर फेयर वैल्यू भी मेजरेबल है, और उसके बाद साथ साथ में उसका क्या बोलते हैं, उसका जो यूज करके कस्टमर लिस्ट यूज करके इकोनॉमिक रिटर्न्स डिटरमाइन कर पा रहा है, तो फिर उस केस में डेफिनेटली इट कैन रिकग्नाइज एज एन इंटेंजिबल एसेट। यहाँ पे इंटेंशन डजंट मैटर। ये इंटेंशन जो है ना, ये सिर्फ दिया है, इग्नोर कर दो उसको। जैसे वो नॉर्मली इग्नोर करते हैं ना कोई भी चीज को, वैसे इन दिस सिचुएशन द कस्टमर डेटाबेस does not give rise to a legal or contractual right. Accordingly, the assessment of its separability will be assessed. The database can be useful to the other players and company E has the ability to transfer them. ठीक है। यहाँ पे जो है ना, नॉर्मली कॉन्ट्रेक्चुअल राइट तो नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल क्राइटेरिया जो है ना वो फुलफिल नहीं करेगा। क्यों? इसका पास सेपरेट ये नहीं है ना, लीगल क्राइटेरिया नहीं है कस्टमर लिस्ट का। तो यहाँ पे इसका कौन सा असेस करना पड़ेगा, सेपरेटेबिलिटी क्राइटेरिया असेस करना पड़ेगा। ठीक है। अब जब सेपरेटेबिलिटी यानी क्या, इजीली एक्सचेंज, रेंटेड एक्सचेंज जो भी है, ठीक है, अगर वो फुलफिल किया तो फिर उस केस में क्या होगा, वो उसको हम ट्रांसफर इंटेंजिबल एसेट, सेपरेट इंटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंगली द इंटेंशन नॉट टू ट्रांसफर विल नॉट अफेक्ट द असेसमेंट वेदर दे रिकॉर्ड द इंटेंजिबल एसेट और नॉट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि इंटेंशन हमें देखना नहीं है, हमें देखना है कि एक्वायर हो रहा है, उसके पास कस्टमर लिस्ट है, वो कस्टमर लिस्ट वैल्यू ऐड करेगा बिजनेस में, बिजनेस कॉम्बिनेशन में, तो फिर उस केस में सेपरेट एसेट रिकग्नाइज करेंगे। ये कलर अच्छे नहीं कर रहा, येलो दिखते हैं। Hence, customer list should be recorded as an intangible in the business combination. Separate हम recognize कर सकते हैं। Is that clear? बताओ, समझा कि नहीं? यस सर, समझा। पक्का? यस। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 18 देख लो। इंटेंजिबल असेट का ही है।
डन सर। डन। चलो, एबीसी लिमिटेड अ फार्मास्यूटिकल ग्रुप एक्वायर्स XYZ। ठीक है, साथ साथ में यहाँ पे छोटे छोटे वर्ड्स में लिखते जाते हैं ना। एबीसी लिमिटेड जो है ना, ठीक है, यहाँ पे एक्वायर कर रहा है किसको? XYZ लिमिटेड को। ओके, अनदर फार्मास्यूटिकल बिजनेस, X Limited has incurred significant research cost in connection with two new drugs that have been undergone a clinical trials। ठीक है, अब यहाँ पे XYZ जो है ना, इसके पास टू न्यू ड्रग्स हैं। ओके, जो अंडरगोइंग थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स है। आउट ऑफ टू ड्रग्स, वन ड्रग हैज नॉट बीन ग्रांटेड नेसेसरी रेगुलेटरी अप्रूवल्स। ठीक है, यहाँ पे दो ड्रग्स है, दोनों ड्रग्स में से ऐसा एक ड्रग है जिसको रेगुलेटरी अप्रूवल अब तक आया नहीं है। ओके, चलो, यानी क्या रिसर्च फेज में ही है अभी भी। हाउएवर एबीसी लिमिटेड एक्सपेक्ट्स, एबीसी लिमिटेड कौन? एक्वायरर। ठीक है, एक्वायरर कौन है यहाँ पे? एक्वायरर इज एबीसी लिमिटेड एंड एक्वायरी इज XYZ लिमिटेड। और एक्वायरी के बुक्स में दो ड्रग्स है, दो ड्रग्स में से एक ड्रग्स को क्या नहीं मिला? लाइसेंस नहीं मिला। However, ABC Limited expect that approval will be given within 2 years। यानी ABC Limited को ऐसा लग रहा है कि 2 साल में क्या मिलेगा? अप्रूवल मिल जाएगा। द ड्रग अदर ड्रग हैज रिसेंटली रिसीव्ड अ रेगुलेटरी अप्रूवल। चलो, दूसरा ड्रग को क्या मिला? यहाँ पे रेगुलेटरी अप्रूवल मिल गया। अब ड्रग्स मतलब वो ड्रग्स मत समझना, ये जो है ना मेडिकल वाला ड्रग्स है। द ड्रग्स रेवेन्यू अर्निंग पोटेंशियल वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल रीजंस व्हाई एबीसी लिमिटेड डिसाइडेड टू एक्वायर XYZ लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जो ड्रग्स है उनका रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी यानी क्या पोटेंशियल देखा, ये दोनों जो ड्रग्स है, ये दो जो ड्रग्स है उसका पोटेंशियल देखा कि इन फ्यूचर ये दोनों ड्रग्स कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। उसी के बेसिस में क्या कर रहा है एबीसी लिमिटेड इज एक्वायरिंग XYZ लिमिटेड। मेन रीजन वही है। ठीक है, whether the research and development on either of the drugs be recognized as an intangible asset in the books of ABC Limited। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि ये जो रिसर्च फेज वाला जो भी ड्रग्स है, दोनों भी रिसर्च फेज में है। ठीक है, अब जो ये दो है, ये दोनों को बुक्स में रिकग्नाइज करें एज अ सेपरेट एसेट और नॉट, यहाँ पे वो क्वेश्चन है। तो बताओ, व्हाट डू यू फील? व्हाट डू यू फील? हाँ भूमि। पहले तो ये क्वेश्चन है कि क्या हम रिसर्च फेज वाला जो है ना उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं सेपरेट एसेट इन द बुक्स ऑफ एक्वायरर ऑन द एक्विजिशन डेट? रिसर्च फेस वाला तो पीएनएल में जाएगा। किसकी बुक्स में लेकिन? एक्स ये वाई तो जेड के। XYZ के, बट मैं पूछ रहा हूँ कि एक्वायरर जो है ना, एक्वायरर इसके बुक्स में मतलब ऑन द एक्विजिशन डेट जब हम असेट्स और लायबिलिटीज को रिकग्नाइज कर सकते हैं, तो क्या ये जो दो असेट है ना, ये असेट को हम सेपरेटली रिकग्नाइज कर सकते हैं क्या? सेपरेट इंटेंजिबल असेट रिकग्नाइज कर सकते हैं क्या? बताओ, अभी पढ़ के आया था ना। यस। कर सकते हैं व्हेन? चलो आ हाँ। जाओ, एक बार फिर से बताता हूँ ये ना। देखो, इन प्रोसेस ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, if the acquiree has some projects in research phase, then it cannot be considered as research work as an intangible asset in its books as per India's 38। ये किसके बुक्स में बताया था? ये बताया था मैंने एक्वायरी के बुक्स में। बरोबर। अब आगे देखो, हम्म। बट एक्वायरर कैन रिकग्नाइज, रिकग्नाइज कर सकता है किसके बुक्स में? एक्वायरर इट एज अ सेपरेट एसेट एट द टाइम ऑफ बिजनेस एक्विजिशन इफ acquirer estimates that specified research will be developed in future, फ्यूचर में डेवलप होगा और देर इज अ इकोनॉमिक बेनिफिट इन इट, तो उस केस में हम रिकग्नाइज कर सकते हैं रिसर्च बिजनेस। तो यहाँ पे सेम है ना, एबीसी लिमिटेड क्या कर रहा है? XYZ लिमिटेड XYZ को क्या कर रहा है? एक्वायर कर रहा है। अब एक्विजिशन का मेन रीजन क्या है? देखो यहाँ पे एक्विजिशन का मेन रीजन है द ड्रग्स रेवेन्यू जनरेटिंग पोटेंशियल वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल रीजंस। सबसे मेन रीजन क्या था कि ड्रग्स का रेवेन्यू जनरेटिंग पोटेंशियल देख के एंटिटी एबीसी लिमिटेड डिसाइड टू एक्वायर एंटिटी XYZ।
यानी क्या, एबीसी लिमिटेड इज थिंकिंग दैट ये दो जो ट्रक है ये इन फ्यूचर जाके अच्छे से डेवलप होगा और इससे मुझे रेवेन्यू बहुत ज्यादा मिलेगा। तो ऐसा उसका सोचना है, किसका, एबीसी लिमिटेड का। तो फिर क्या एबीसी लिमिटेड ये दो ट्रक्स को एज अ सेपरेट एसेट रिकग्नाइज कर सकता है? यस। समझा? यस सर। पक्का? हाँ। तो फिर ये दोनों असेट को रिकग्नाइज कर सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये जो फर्स्ट जो है ना, जो रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिला है अब तक, क्या इसको भी रिकग्नाइज कर सकता है? फिर से ये क्या क्वेश्चन है? दोनों ड्रग्स को रिकग्नाइज कर सकता है, बट इसका रेगुलेटरी अप्रूवल अभी तक नहीं आया ना। इवन इफ देर इज नो रेगुलेटरी अप्रूवल, यहाँ पे एज एन इंटेंजिबल एसेट हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एबीसी लिमिटेड हैज सीन द पोटेंशियल इन दीज टू ड्रग्स। ठीक है। अब इसका बहुत इंटेंजिबल एसेट का पूरा डेफिनेशन दिया है। डेफिनेशन के बाद फिर मुझे कंक्लूजन दिया है। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इंटेंजिबल एसेट का, एक बार कर रहे तो पूरा ही कर लेते हैं। Ind AS 38, intangible asset provides explicit guidance on recognition of acquired in process, research and development phase. Ind AS 38 provides guidance regarding general recognition condition, which requires it to be probable that expected future economic benefits will flow to the entity before an intangible asset can be recognized and for the cost is measurably derived. तो पहले दो कंडीशन बताए कि सबसे पहला कंडीशन क्या है, कॉस्ट शुड बी रिलायबली मेजर्ड और इकोनॉमिक बेनिफिट शुड फ्लो टू दी एंटिटी, तब जाके हम इंटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज करते हैं एज पर इंड AS 38. Both the standard general recognition criteria, probability of benefits and reliable measurement are always considered to be satisfied for intangible asset acquired in a business combination. ठीक है। तो एज पर इंड AS 103 नॉर्मली जब बिजनेस कॉम्बिनेशन में है तो फिर नॉर्मली हम इंटेंजिबल एसेट का जो दो बेनिफिट्स है, एक जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स वाला है, दूसरा जो इनिशियल में जो रिलायबल मेजरमेंट है, दैट इज कॉस्ट इज रिलायबली मेजर्ड, ये दोनों हम सेटिस्फाई हुआ ऐसा मान लेते हैं। चलो आगे देखते हैं। The fair value of intangible asset reflects expectations about the probability of these benefits. Despite uncertainty about the timing or the amount of inflow, there will be a sufficient information to measure the fair value of the asset reliably if it is separable or arises from the contractual or other legal rights। यानी क्या बोल रहा है, जो भी इंटेंजिबल एसेट है उसका फेयर वैल्यू हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं। कब? जब दो चीजें हैं, या क्या लीगल क्राइटेरिया वाला जो हमने पढ़ा था और सपरेटिव क्राइटेरिया, इन दोनों में से कोई भी एक अगर क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो फिर उस केस में उसका फेयर वैल्यू भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है। इफ देर इज अ रेंज ऑफ पॉसिबल आउटकम्स with different probabilities, this uncertainty is taken into account in measurement of the asset's fair value. Provides that Ind AS 38 provides that in accordance with standard 103, an acquirer recognizes at acquisition date separately from the goodwill। ठीक है, सेपरेटली गुडविल के अलावा हम क्या इंटेंजिबल एसेट सेपरेटली रिकग्नाइज करते हैं। एन इंटेंजिबल एसेट ऑफ द एक्वायरी irrespective of whether the asset have been recognized by the acquiree before the business combination। सिंपली यहाँ पे क्या बोला है, देखो इंटेंजिबल एसेट है मेरे पास, किसके पास, एक्वायरी के पास। फास्ट बोल रहा हूँ क्या मैं? इंटेंजिबल एसेट्स है। नो सर। इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है। अब ये जो इंटेंजिबल एसेट्स है 103 के हिसाब से इसका फेयर वैल्यू होगा, सॉरी इसका दो क्राइटेरिया, वो लीगल वाला और सेपरेटेबल वाला, ये दोनों है तो फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर्ड है। अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर्ड है और ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है तो हम सेपरेटली फ्रॉम गुडविल रिकग्नाइज करेंगे। बरोबर। अब ये सेपरेटली जो रिकग्नाइज करेंगे, ये इररेस्पेक्टिव ऑफ द इंटेंजिबल एसेट जो है ना, एक्वायरी के बुक्स में वो इंटेंजिबल एसेट था या नहीं था, वो छोड़ेंगे। मतलब इन एक्वायरी के बुक्स में वो इंटेंजिबल एसेट हो या ना हो, हम देखेंगे कि क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है क्या ऑन द एक्विजिशन डेट। अगर क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो फिर उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम सेपरेटली उसका फेयर वैल्यू होगा, सेपरेटली हम रिकग्नाइज करेंगे। वही ये लाइन बोल रहा है। ठीक है। देखो तो फिर से पढ़ता हूँ। Ind AS 38 provides that in accordance with the standard and Ind AS 103, an acquirer recognize that the acquisition date separately from goodwill and intangible asset of the acquiree, irrespective of whether the asset has been recognized by the acquiree। acquiree जो है ना वो रिकग्नाइज किया ही नहीं, वो नहीं देखेंगे, हम डायरेक्टली बिजनेस कॉम्बिनेशन में देखेंगे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं। क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो सेपरेट फ्रॉम द गुडविल रिकग्नाइज करेंगे। चलो आगे देखते हैं। This means that the acquirer recognizes as an asset separately from the goodwill and in progress
process research and development project of the acquiree if the project meets the definition of intangible asset। ठीक है, अगर intangible asset का जो भी है वो रिकग्नाइज मतलब वो फुलफिल कर रहा है तो फिर उस केस में उसको सेपरेटली रिकग्नाइज करेंगे। ये देखो, एक्वायरी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, meets the definition of assets, is identifiable, that is separable or arises from the legal or contractual, वही घुमा घुमा के बोल रहे हैं। In accordance with above, the fair value of first drug, पहले वाला ड्रग जो है ना, reflects the probability and the timing of regulatory approvals being obtained। यानी क्या, अभी तक फर्स्ट ड्रग्स का क्या नहीं आया, रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं आया, बट एबीसी लिमिटेड मान रहा था कि इसका जो है ना विद इन 2 इयर्स इसका अप्रूवल मिल जाएगा। वहां पे बता रहे हैं कि यहाँ पे सफिशिएंटली विद इन 2 इयर्स मुझे क्या ड्रग्स का अप्रूवल मिल जाएगा कंफर्म। तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे इसका लीगल क्राइटेरिया recognize हो गया। देखो, as per standard the recognition criteria of probable future economic benefits is considered to be satisfied in respect of the asset acquired, accordingly an asset is recognized। subsequent expenditure, अगर subsequently कोई भी expenditure incur किया है और development acquired separately is to be dealt with in accordance with Ind AS 38। ठीक है, the right to the second drug also meets the definition criteria of Ind AS 8। Ind AS 8 नहीं, यहाँ पे Ind AS 38 करना, ठीक है। And are recognized, the approval means it is probable that future economic benefits आ जाएगा किसको, ABC लिमिटेड को। this will be reflected in the fair value assigned in the intangible asset, thus recognizing in research and development process as an asset on the acquisition applies different criteria to those that are required to be internal research projects। the research cost or internal research project may under no circumstances be capitalized as an intangible asset। it may be pertinent to note that the entities will require to recognize and acquisition some research and development expenditure that would not have been able to recognize if it had been internal project, although the amount attributed to the project is accounted for an asset as per Ind AS 38 require that subsequent expenditure incurred after the acquisition of the project to be accounted in accordance with Ind AS 38। चलो यहाँ पे सिंपली ये जो पैराग्राफ है ना, ये पूरा, ये मेरा मेन कंक्लूजन है। ये पैराग्राफ पूरा एक सिंपली ऐसा बोल रहा है, देखो अब आ गया है किसकी बुक्स में, एक्वायरर की बुक्स में, एक्वायरर की बुक्स में आ गए। अब एक्वायरर की बुक्स में क्या होगा, ये जो है ना सेपरेट एसेट एज एन इंटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज किया होगा, बरोबर। अब यहाँ पे फर्दर क्या होगा, किसके बुक्स में, एक्वायरर की बुक्स में, हाँ एक्वायरर की बुक्स में क्या होगा, रिसर्च होगा और डेवलपमेंट होगा, राइट। अब एक्वायरर की बुक्स में जो रिसर्च होगा ना उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे और डेवलपमेंट वाला जो है ना इसको कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक है, वही जो है ना यहाँ पे पूरा पूरा बोल रहा है एज पर इंड एस 38 जो बोल रहा है, एज पर इंड एस पूरा वो यही चीज बोल रहा है। इज दैट क्लियर? अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया थ्योरी में तो सिंपली इतना लिख देना है, मुझे इंटेंजिबल असेट का क्या डेफिनेशन है वो पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद जो लीगल क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई कर रहा है वो लिखोगे, फिर उसके बाद कंक्लूजन दे देंगे, बस। इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा इंडियस 100 में। इंडियस 100 में बड़े बड़े क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है ना वो आते हैं। ठीक है, यस सर। चलो, यहाँ तक हुआ है तो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन कराना है, देख लो एक बार। हम्म ये वाला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 39 देख लो एक बार। ये अपना जो स्टेप्स थे ना, परचेज कंसिडरेशन, स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर, फिर उसके बाद आइडेंटिफाइंग द एक्विजिशन डेट, वो वाला पार्ट है। एक बार देख लो क्योंकि पेंडिंग रह गया था। हाँ यार ये,
स्क्रोल्स। क्वेश्चन रीड कर लिया ना, मुझे बता दो एक्विजिशन डेट क्या होगा, व्हाट विल बी द एक्विजिशन डेट एंड परचेज कंसिडरेशन एज वेल। अगर ये पता चल गया तो फिर ये भी हो जाएगा। हाँ, Acquisition date will be 10th, 15th June. 15 जून, ओके। क्यों 15 जून क्यों होगा यहाँ पे? कहा गया यहाँ पे, कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? अलॉट शेयर्स का अलॉटमेंट उसी दिन हुआ था। ओके, तो परचेज कंसिडरेशन कितना होगा बताओ। 12 कितना शेयर्स अलॉट किया है? 12,000 कर लो 12,000 इंटू 90 10,80,000। 10,80,000। आई गेस ये सही आंसर 15 को है, और इंटू 12,000, 10,80,000। तो यहाँ पे आंसर में दिखा दूँ, परचेज कंसिडरेशन will be on the basis of 90 the market price on the date, hence the total purchase consideration would be 10,80,000। yes, you are absolutely right। चलो आगे देखते हैं। और कोई क्वेश्चन है क्या? चलो और कोई नहीं है। एक और थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हम अब देखने जा रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। इंटेंजिबल एसेट वाला पूरा समझ गया ना? Yes, sir. प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स, प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप यानी क्या? नॉर्मली समझो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पीपी लिमिटेड है, पीपी लिमिटेड है, हु इज एन एक्वायरर, ठीक है। और एक और है ए लिमिटेड, जो एक्वायरी है। अब तक एक्वायर तो नहीं हुआ है, चलो एक्वायरर एक्वायरी नहीं, अब तक एक्विजिशन कुछ आया नहीं प्लेस में। बट यहाँ पे क्या हुआ है ना, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं। क्या चल रहा है? कोर्ट केसेस। कोर्ट केसेस इन द सेंस, कुछ तो होगा ना, कुछ तो एक ऐसा कोर्ट की रीजन समझो। यहाँ पे ए लिमिटेड ने पीपी लिमिटेड को क्या किया, कुछ प्रोडक्ट सेल किया और वो प्रोडक्ट डैमेज निकला, और ए लिमिटेड मना कर रहा है उसको रिफंड देने, और इसके रिलेटेड कुछ कोर्ट कोर्ट केसेस चल रहा है। अब जब कोर्ट केसेस चल रहा है, ये जो है ना एक्विजिशन के पहले वाला केस है ना, एक्विजिशन के पहले वाला केस है। तो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब आगे जाके ऐसा हुआ है कि पीपी लिमिटेड जो है ना इज एक्वायरिंग ए लिमिटेड, एक्वायरिंग ए लिमिटेड, ठीक है। दिस इज आफ्टर द कोर्ट केस, दिस इज आफ्टर द कोर्ट केस। उसके पहले इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक केस चल रहा था। दिस इज नथिंग बट प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, प्री एग्जिस्टिंग, बट दिस इज नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। यानी क्या, यहाँ पे पहले से उनके बीच में कोई भी टर्म्स या कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं है, बस यहाँ पे सिर्फ दोनों के बीच में एक कोर्ट केस चल रहा है। अब कॉन्ट्रेक्चुअल क्या होता है सर? अब कॉन्ट्रेक्चुअल समझ लो, यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ। समझो यहाँ पे पीपी लिमिटेड है, पीपी लिमिटेड ने इनिशियली क्या किया था, उसका फ्रेंचाइजी था। फ्रेंचाइजी समझते हो ना? जैसे येवले है, येवले है, येवले का हर एक ब्रांच है, वो ब्रांच जो है ना, वो ब्रांच के फ्रेंचाइजी दिया है, ठीक है। ऐसा
एस कुमार बड़े वाले, इन सब का क्या है, फ्रेंचाइजी बहुत चलता है। तो पीपी लिमिटेड का भी कुछ ऐसा ही चाय का दुकान है या फिर कुछ ऐसा है, या समझो पीपी लिमिटेड का क्लासेस है, और ये क्लासेस जो है ना हर जगह पे उसका फ्रेंचाइजी है। अब यहाँ पे ए लिमिटेड को फ्रेंचाइजी बेचा हुआ था, ठीक है, पीपी लिमिटेड का फ्रेंचाइजी ए लिमिटेड को बेचा हुआ था। देन सब्सिक्वेंटली क्या हो रहा है, सब्सिक्वेंटली यहाँ पे पीपी लिमिटेड इज एक्वायरिंग ए लिमिटेड, एक्वायरिंग ए लिमिटेड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। तो नॉर्मली दो चीजें हैं, क्या, वन इज नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल एंड अदर वन इज कॉन्ट्रेक्चुअल। नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल में क्या है, पहले से उनके बीच में कोई भी टर्म्स डिसाइडेड नहीं होते हैं, तो फिर उस केस में उसको बोलते हैं नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, बस चल रहा है, कोर्ट केसेस हुआ, या फिर ऐसे नॉर्मली मेजर केस जो है ना वो कोर्ट केसेस का ही हो सकता है। देन नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल कैसा, फ्रेंचाइजी है या फिर कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड टर्म्स है, डिसाइडेड टर्म्स के बीच में क्या हो रहा है, उनके एक्विजिशन हो रहा है, यानी क्या, जो भी एक्वायरर है वो एक्वायर कर रहा है एक्वायरी को, तो ये क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। तो इस केस में हम नॉर्मली जब एक्वायर करेंगे किसको, एक्वायरी को जब एक्वायर करेंगे, तो उस केस में हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे, अकाउंटिंग इन द सेंस परचेज कंसिडरेशन है उसको कैसे कंप्यूट करेंगे वो सीखेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहला क्या था, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। जैसे मैंने बोला था, पीपी लिमिटेड है, इनके बीच पे कोर्ट केसेस चल रहा है, ए लिमिटेड है, दिस इज नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल। अब जब भी हम यहाँ पे क्या हो रहा है, पीपी लिमिटेड एक्वायर कर रहा है ए लिमिटेड को, जब एक्वायर कर रहा है यहाँ पे कुछ परचेस कंसिडरेशन दिया होगा ना, परचेस कंसिडरेशन दिया होगा, बट ये जो परचेस कंसिडरेशन है, दिस इज ग्रॉस परचेस कंसिडरेशन फॉर ए लिमिटेड। ए लिमिटेड को एज अ होल एक्वायर करने पीपी लिमिटेड क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है, बरोबर। जब ए लिमिटेड को एक्वायर कर लेगा, ए लिमिटेड को एक्वायर कर लेगा, जब एक्वायर कर लेगा तो ये कोर्ट केस एग्जिस्ट करेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब क्या होगा, पीपी लिमिटेड और ए लिमिटेड विल बी वन एंटिटी, राइट। पीपी लिमिटेड और ए लिमिटेड जो है ना वन एंटिटी रहेंगे, ये कोर्ट केस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये क्या करते हैं, हम इस कोर्ट केस का जो भी कंसिडरेशन है उसको हम बिजनेस कॉम्बिनेशन में नहीं लेके आते हैं, इसको सेपरेटली थ्रू पीएनएल हम रूट करते हैं। क्या करेंगे, ये जो कोर्ट केस का फेयर वैल्यू है इसको सेपरेटली थ्रू पीएनएल रूट करेंगे। कैसे करेंगे सर, आ जाओ बताता हूँ। सबसे पहला, आइडेंटिफाई करो नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप को। एक और न्यू सेशन क्रिएट करते, एक ही मिनट बचा है। चलो, कहाँ थे हम, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, ठीक है, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में थे, पीपी लिमिटेड था, इन दोनों के बीच में ए लिमिटेड और पीपी लिमिटेड के बीच में केस चल रहा था। अब यहाँ पे पीपी लिमिटेड इज एन एक्वायरर जो एक्वायर कर रहा है किसको, एक्वायरी को, ए लिमिटेड को, ठीक है। अब कोर्ट केस है, अब कोर्ट केस है इन द सेंस यानी क्या, जब पीपी लिमिटेड एक्वायर करेगा ए लिमिटेड को, तो उस केस में ये कोर्ट केस भी नहीं रहेगा ना, क्योंकि पीपी लिमिटेड एंड ए लिमिटेड विल बी वन, राइट। तो ये कोर्ट केस का जो भी फेयर वैल्यू है हम क्या करते हैं, पीसी में से लेस कर देते हैं, यानी क्या, इसको हम सेपरेटली पीएनएल के थ्रू रूट करेंगे। चलो देखो, सबसे पहले क्या बोला मैंने, आइडेंटिफाई करो नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप क्या है, राइट। देन सेकेंड, आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई द फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, ठीक है, उसका फेयर वैल्यू भी देख लो। और थर्ड स्टेप क्या होगा अपना, नेट पीसी कंप्यूट करो। क्या नेट पीसी, जो भी ग्रॉस पीसी पे करेंगे, ग्रॉस पीसी यानी क्या, जो भी अमाउंट मैं पे कर रहा हूँ,
कौन? एक्वायरर एक्वायरी को पे कर रहा है, उसमें से लेस कर दो फेयर वैल्यू ऑफ कोर्ट केस। ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ कोर्ट केस लेस कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा नेट पीसी। दिस विल बी कंसिडर्ड फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये कंसिडर होगा बिजनेस कॉम्बिनेशन में। इज दैट क्लियर? चलो, अब एक और चीज बताऊं मैं आगे। क्या होगा अगर कोर्ट केस चलता होगा, तो उस केस में पीपी लिमिटेड कुछ बुक्स में प्रोविजन बना के क्या होगा, कुछ प्रोविजंस बनाया होगा ना। पीपी लिमिटेड अगर कोर्ट केस चल रहा है, तो कोर्ट केस में कैसा, अब तो अनसर्टेनिटी है, बट कुछ प्रोविजन बना के रखा होगा कि ये प्रोविजन के बेस से उस पर्टिकुलर कोर्ट केस के रिलेटेड। अब अगर इन केस पीपी लिमिटेड के बुक्स में कुछ प्रोविजंस है, अगर इन केस प्रोविजंस है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो भी फेयर वैल्यू हमने लिया है, कैरिंग अमाउंट या फेयर वैल्यू लिया है, उसको लेस कर देंगे। जो भी फेयर वैल्यू ऑफ कोर्ट केस हम इसमें से लेस करेंगे, और मेरा यहाँ पे एक्वायरर बुक्स में गेन और लॉस डिटरमाइन होगा। ये कंप्लीटली पीएनएल में जाएगा। इसको मेरा गुडविल और बार्गेन परचेस से कोई लेना देना नहीं है, ये कंप्लीटली पीएनएल में जाएगा। सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, अगर इन केस प्रोविजन बना के रखा है पीपी लिमिटेड, तो उसमें से लेस कर दूंगा, जो भी कोर्ट का केस का अमाउंट है वो लेस कर दूंगा, तो गेन और लॉस आ जाएगा। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं रिकग्नाइज किया है, यानी क्या, पीपी लिमिटेड के बुक्स में कुछ भी नहीं है, प्रोविजन बना के ही नहीं रखा, तो जो भी आएगा कोर्ट केस का फेयर वैल्यू, दैट विल बी कंसिडर्ड एज लॉस। जो भी आएगा वो लॉस कंसिडर होगा। ये किसके बुक्स में रहेगा? ये बुक्स में होगा एक्वायरर के बुक्स में। तो यहाँ पे एक्विजिशन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, जो बताया था ना उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन हमें ये देखना है कि नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है क्या, अगर है तो उसका आइडेंटिफाई करो फेयर वैल्यू, और वो लेस कर दो मेरा ग्रॉस पीसी में से, ग्रॉस पीसी में से लेस कर दूंगा, तो मेरा नेट पीसी आएगा, और उसको हम बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए हम रेकग्नाइज करते हैं, यानी उस पर्टिकुलर पीसी को हम पीसी में लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि सिंपली लॉजिक यही है कि पीपी लिमिटेड और ए लिमिटेड दोनों एक हो गए, एक ही है। अब ये कोर्ट केस नहीं है, कोर्ट केस नहीं है, तो इसका जो भी रिलेटेड फेयर वैल्यू है वो क्या करते हैं, हम लेस कर देते हैं, सिंपल। तो देखो आ जाओ, मेरे पास दो है प्री एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप का, वन इज नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल एंड अदर वन इज कॉन्ट्रेक्चुअल, बरोबर। नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप का सबसे पहले देख रहे हैं कोर्ट केसेस का। तो नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल में, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप शुड बी कंसिडर्ड सेपरेटली, अलग फ्रॉम द बिजनेस कॉम्बिनेशन। द सेटलमेंट ऑफ दीज ट्रांजेक्शन शुड बी रूटेड थ्रू पीएनएल। अगर कोई सेटलमेंट है तो पीएनएल के थ्रू जाएगा। सबसे पहले देखो, आइडेंटिफाई द फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, ये रिड्यूस कर देगा फेयर वैल्यू फ्रॉम द पीसी, तो फिर मेरा नेट पीसी आएगा, और ये पीसी मेरे जो बिजनेस कॉम्बिनेशन में है, स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री है ना, स्टेप नंबर थ्री है ना, आइडेंटिफाइंग द एक्वायर, आइडेंटिफाइंग द एक्विजिशन डेट, फिर पीसी, ये स्टेप नंबर थ्री में इफेक्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कैलकुलेट गेन और लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। अगर गेन और लॉस है कैसा, फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी। ठीक है, फेयर वैल्यू ले लेंगे नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी का। अगर कुछ प्रोविजन बना के रखा है, अगर कुछ प्रोविजन बना के रखा है किसके बुक्स में, एक्वायरर के बुक्स में, तो फिर उस केस में जो भी गेन और लॉस आएगा उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। अगर कुछ भी प्रोविजन नहीं बना के रखा है, तो फिर उसको डायरेक्टली फुल लॉस करके मानेंगे और उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। इज दैट क्लियर? चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, पीपी लिमिटेड इज एक्वायरिंग ए लिमिटेड। यहाँ पे है परचेस कंसिडरेशन ₹52 lakhs। ठीक है, देर इज कोर्ट केस बिटवीन पीपी लिमिटेड एंड ए लिमिटेड। ठीक है, पीपी लिमिटेड इज and the fair value of court case
इज रुपीज 10 lakhs। ठीक है, कोर्ट केस का जो है ना, ये रुपीज 10 lakhs है। पीपी लिमिटेड हैज नॉट मेड नो प्रोविजन अगेंस्ट कोर्ट केस। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लो एक बार, एक बार क्वेश्चन देख लो क्या है। पीपी लिमिटेड है, एक्वायर कर रहा है ए लिमिटेड को। परचेस कंसिडरेशन कितना है, 52 lakhs का है। इन दोनों के बीच में क्या है, कोर्ट केस चल रहा है, एक कोर्ट केस। ठीक है, जब कोर्ट केस चल रहा है और उसका कोर्ट केस का फेयर वैल्यू कितना है, 10 lakhs है। बहुत ज्यादा लिख दिया है क्या? चलो इसको कम करते हैं, 5 lakhs कर देते हैं। चलो इसका जो है ना कोर्ट केस का फेयर वैल्यू क्या है, 5 lakhs। और उसके बाद एक और चीज बता रहा है कि पीपी लिमिटेड जो है ना कोई भी प्रोविजन बना के नहीं रखा है। अब इन दोनों के बीच में जो कोर्ट केस चल रहा है ना, क्या कोर्ट केस है वो भी देख लेते हैं। समझो, यहाँ पे पीपी लिमिटेड इज बीइंग sued फॉर डैमेजेस। ठीक है, डैमेजेस के लिए स्यू कर रहा है मुझसे, अस्यूड मतलब यानी क्या, कुछ प्रोडक्ट बेच के रखा था पीपी लिमिटेड ने, ए लिमिटेड को कुछ प्रोडक्ट बेचा था। अब पीपी लिमिटेड के जो है ना, पीपी लिमिटेड वो डैमेज प्रोडक्ट था, तो ए लिमिटेड क्या कर रहा है, जो डैमेज प्रोडक्ट से अब सेल ऑफ किया है, मतलब डैमेज प्रोडक्ट जो परचेस किया है पीपी लिमिटेड से, उसके अगेंस्ट कुछ कंपनसेशन मांग रहा है। ठीक है, पीपी लिमिटेड ने भेजा ना ए लिमिटेड को, तो पीपी लिमिटेड के ऊपर केस चल रहा है। चलो देखो, तो यहाँ पे सोल्यूशन, सबसे पहला फेयर वैल्यू है मेरे पास, फेयर वैल्यू ऑफ कोर्ट केस कितना है, 5 lakhs। बरोबर। हम क्या करते हैं, अगर बड़ा क्वेश्चन है, ये तो सिंपल है, छोटा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन इन द सेंस 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो उस पर्टिकुलर चैप्टर में एक छोटा सा पार्ट होगा ये वाला, सिर्फ छोटा सा पार्ट, उसमें हमें आइडेंटिफाई करना होगा क्या, फेयर वैल्यू ऑफ द कोर्ट केस। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नेट पीसी कंसिडर नहीं करूंगा। नेट पीसी कैसे कंप्यूट करूंगा, मेरा यहाँ पे पीसी कितना है, 52 lakhs, राइट, एंड 5 lakhs इज माई फेयर वैल्यू। 5 lakhs जो है वो फेयर वैल्यू है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 47 lakh। नेट पीसी will be 47 lakh, and this PC will be considered in step 3, that is purchase consideration for the purpose of business combination। ठीक है, अब थर्ड चीज क्या है मेरे पास, गेन या लॉस। गेन या लॉस, यहाँ पे गेन या लॉस कैसा आएगा, फेयर वैल्यू ऑफ कोर्ट केस ले लिया, इसमें से लेस कर दिया मैंने, क्या कुछ प्रोविजन बना के रखा हो तो। फेयर वैल्यू कितना है, रुपीज 5 lakhs, कुछ प्रोविजंस बना के नहीं रखा, जीरो। तो यहाँ पे टोटल जो है ना ये 5 lakhs का, दिस विल बी कंसिडर्ड एज लॉस, और इसको क्या करेंगे, हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। इज दैट क्लियर, बताओ। यस सर। पक्का? हाँ। हम्म, चलो, ये हुआ मेरा नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप के रिलेटेड। अब आते हैं मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे सिंपली ये समझो, मेरा नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल हो या कॉन्ट्रेक्चुअल हो, जो भी रिलेशनशिप है, हम बिजनेस कॉम्बिनेशन से अलग ही अकाउंटिंग फॉर करेंगे। यानी क्या, अलग यानी पीएनएल के थ्रू ही रूट करेंगे उसको, हम पीसी में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारा नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल में इजी था, हम डायरेक्टली फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हम रिकग्नाइज करते थे। बट यहाँ पे जब कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है,
यानी क्या, समझो पीपी लिमिटेड है, इसके पास क्या है, ये फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी है, और ये फ्रेंचाइजी ए लिमिटेड को बेचा था। ठीक है, ए लिमिटेड को बेचा था। अब ए लिमिटेड को जो है ना, फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स के लिए बेचा था, बराबर, फॉर द ईयर्स ऑफ 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के बाद, आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स क्या हो रहा है, पीपी लिमिटेड इज एक्वायरिंग ए लिमिटेड। क्या हो रहा है, पीपी लिमिटेड जो है ना, फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट है पीपी लिमिटेड का, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ए लिमिटेड को दिया था फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, और 4 ईयर्स, 4 साल बीतने के बाद पीपी लिमिटेड सोच रहा है कि ये जो ए लिमिटेड है ना वो बहुत ही अच्छा कर रहा है, तो फिर इसको हम एक्वायर कर लेते हैं। जब एक्वायर कर लेगा तो फिर इसका जो रेवेन्यूज बढ़ जाएंगे, तो रेवेन्यूज जब बढ़ जाएंगे तो फिर अच्छा होगा ना। तो उसके लिए 4 साल बाद एक्वायर कर रहा है। जब 4 साल बाद एक्वायर कर रहा है, तो ऑलरेडी ए लिमिटेड ने फ्रेंचाइजी के लिए कुछ अमाउंट दिया होगा पीपी लिमिटेड को, फ्रेंचाइजी परचेस करने कुछ तो अमाउंट दिया होगा ना, बरोबर, एक फीस दिया रहेगा, 10 लाख 20 लाख जो भी है, बरोबर। तो फिर यहाँ पे पीपी लिमिटेड को वो सेटल करना पड़ेगा ए लिमिटेड को। समझा क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे इनिशियली, इनिशियली ए लिमिटेड पेड पीपी लिमिटेड ₹10 lakhs एज अ फ्रेंचाइजी फी, बरोबर, एज अ फ्रेंचाइजी फी। कौन, ए लिमिटेड ने पे किया पीपी लिमिटेड को, बरोबर। अब ये जो है नॉर्मली क्या होता है ना, ये 10 लाख जो है इसको अमोर्टाइज करता है, ए लिमिटेड क्या करेगा, उसको अमोर्टाइज करेगा ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ। अब 10 लाख दिया 10 ईयर्स के लिए, तो यहाँ पे बताओ 10 ईयर्स के लिए ये अमोर्टाइज करेगा, कौन, ए लिमिटेड। ए लिमिटेड विल अमोर्टाइज 10 ईयर्स के लिए 10 लाख, क्यों, ये ने पे किया, और ईयर ऑन ईयर, क्योंकि ये एक वन टाइम पेमेंट पूरे 10 साल के लिए पे कर रहे हैं हम, तो फिर क्या करेंगे, इसको हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे और इसको ओवर द इयर्स हम अमोर्टाइज करेंगे। अब 4 साल में 4 ईयर्स तक का अमोर्टाइज हो गया होगा, 6 ईयर्स का अनअमोर्टाइज अमाउंट रहेगा ना, अनअमोर्टाइज अमाउंट, बरोबर। ये जो अनअमोर्टाइज अमाउंट कितना आएगा, समझो ₹6 लाख, बरोबर है। क्या बोल रहा हूँ, समझ रहा है क्या आप, ए लिमिटेड है। हाँ, ये सब। चलो फिर से बताता हूँ, समझने की ये है क्षमता, एक कॉन्ट्रेक्चुअल के टाइम लगेगा समझने, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, कैसे करना है बताओ। हम्म, ज्यादा टाइम लगेगा कि इसको खत्म करने में? नहीं नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझने टाइम लगेगा बोल रहा हूँ मैं, समझाने में 2 मिनट में भी समझा सकता हूँ मैं, नहीं क्योंकि नहीं, यहाँ पे, समझा दो। चलो सिंपली अभी के लिए ब्रीफ में समझाता हूँ क्या होता है। पीपी लिमिटेड है, उसका फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी इन द सेंस, इनके पास पहले ही पीपी लिमिटेड का फ्रेंचाइजी जो है ना ए लिमिटेड परचेस की करके रखा था। तो मैं एग्जांपल के लिए फ्री मतलब इजी कर दूं, तो यहाँ पे येवले वाला का लेते हैं, येवले चाय, इसका फ्रेंचाइजी होता है ना, ये फ्रेंचाइजी हाँ। हर जगह में दिखते रहेंगे, और ऐसा स्पॉट होता है जो ज्यादा कस्टमर्स होते हैं। तो फिर समझो यहाँ पे खराड़ी का ले लेते हैं, या कुछ सिटी साइड ले लेते हैं, ओल्ड पुणे सिटी। ठीक है, ओल्ड पुणे सिटी में क्या है, इसका फ्रेंचाइजी परचेज किया था, कौन, समझो फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड। अब यहाँ पे इसका बहुत अच्छा धंधा चल रहा, तो फिर ये वाले ने क्या किया, ए लिमिटेड को एक्वायर कर लिया। अब जब एक्वायर किया है ए लिमिटेड, तो फिर यहाँ पे ये जो फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट है ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका सेटलमेंट मुझे देखना है, अभी बिजनेस कॉम्बिनेशन में इसका सेटलमेंट देखना है। तो ए लिमिटेड ने येवले चाय की को कुछ पे किया होगा फीस, फ्रेंचाइजी फीस इनिशियली सेटअप करने उसका बिजनेस, फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट, ठीक है, वो समझो ₹10 लाख है। और नॉर्मली ए लिमिटेड क्या करता है, ये जो फ्रेंचाइजी फीस है ना, ये अमोर्टाइज करता है उसकी बुक्स में,
अमोर्टाइज। अगर 10 साल के लिए लिया है ये फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट, 10 साल के लिए, तो 10 साल के लिए अमोर्टाइज करेगा। अगर 15 साल के लिए, 15 साल के लिए। तो वैसे ही हमने देखा आफ्टर 4 ईयर्स ये एक्वायर कर रहा है ना, ये बोले इसको ए लिमिटेड को। तो ए लिमिटेड को आफ्टर 4 ईयर्स कर रहा है, तो फिर 4 ईयर्स का अमोर्टाइज ऑलरेडी हो गया होगा। अब कितना बचा है? 6 साल का। तो 6 साल का अमोर्टाइजेशन बचा है, दैट इज 6 लाख। और नेक्स्ट थिंग निकाल लो, नेक्स्ट थिंग इसका फेयर वैल्यू कंप्यूट करो। फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू इज रुपीज समझो 8 लैक्स। फेयर वैल्यू इज रुपीज 8 लैक्स। इन दोनों का जो डिफरेंस है, लोअर लोअर ये ना, 1 मिनट। दोनों का लोअर जो है ना, हम कंसिडर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेटलमेंट। देखो यहाँ पे लोअर कहा गया। हाँ, लोअर ऑफ बोथ विल बी कंसिडर्ड फॉर सेटलमेंट। यानी समझा? यानी या तो येवले को अभी येवले को अगर एक्वायर करना है ए लिमिटेड को, येवले को येवले को एक्वायर करना है ए लिमिटेड को, तो येवले क्या पे करेगा? येवले या तो 6 लाख पे करेगा, या फिर जो फेयर वैल्यू है 8 लाख, वो पे करेगा। इन दोनों में से जो कम है, अभी कम क्या है? अनअमोर्टाइज्ड पार्ट है। इतना पे करके वो एक्वायर कर सकता है। यानी क्या, ये फ्रेंचाइजीज जो है ना, इसको कैंसिल करने 6 लाख पे करना पड़ेगा येवले को, ए लिमिटेड। ये वाले चाय वाले ए लिमिटेड को 6 लाख पे करेगा, तब जाके ये जो बिजनेस एक्विजिशन है ना, वो हो सकता है। ये फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट कैंसिल होगा। अब ये जो 6 लाख जो पे करेगा ना, ये जो 6 लाख पे करेगा, ये 6 लाख अपने बिजनेस कॉम्बिनेशन से अलग कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, जो परचेस कंसिडरेशन पे करेंगे हम, उसमें से लेस कर देंगे ये 6 लाख। तो मेरा नेट पीसी आएगा। नेट पीसी स्टेप 3 के लिए कंसिडर करेंगे, राइट? नेट पीसी स्टेप 6 के लिए कंसिडर करेंगे। चलो यहां तक समझा? बोलो। हाँ, यस सर। एक बेसिक आइडिया आ गया क्या इसके रिलेटेड? कॉन्ट्रेक्चुअल हाँ। रिलेशनशिप। ठीक है, आज के लिए इतना काफी करते हैं। इसका जो है ना डिटेल एग्जांपल लेके कल सॉल्व करते हैं। ओके सर। चलो बाय बाय, गुड नाइट।